स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बेसिक करवाया था आपको एंटीबॉडी के बारे में। देखिए, एंटीबॉडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है। इट इज़ अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल और एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको कौन सीक्रेट करता है? बी सेल्स। जब प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है तो वो इसको सीक्रेट करती है। अब इसके बारे में 3 मेन पॉइंट आप सभी बच्चों को ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, कि जो एंटीबॉडी है ये एक टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल है। इट इज़ अ टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल। सेकेंड थिंग, विद 2 heavy chain and 2 light chain, 2 heavy chain and 2 light chain, held together by disulfide bonds, held together by disulfide bonds। अब इसके बेसिस पे हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल है, यानी कि टेट्रा का मतलब 4, पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड चेन। ओके, अमीनो एसिड की बनी हुई चेन कितनी है? 4 है। तो वो 4 चेन हमें कैसी दिखाई देंगी? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मान लीजिए ये एक चेन है, दिस इज सेकेंड चेन, ओके। ड्राइंग बहुत गंदी बन रही है आज, बट चलो कोई बात नहीं। 2 चेन हम यहाँ पे बना लेते हैं साइड में। दिस इज थर्ड चेन एंड हियर इज फोर्थ चेन। तो ये 4 चेन हो गई है। 2 मैंने पिंक कलर से ड्रॉ की है, 2 मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है। अब बीच वाली जो 2 चेन आपको दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं हैवी चेन। दिस 2 आर हैवी चेन्स, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा अमाइनो एसिड हैं, लंबी चेन है ये, इसीलिए इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। और जो साइड में मैंने बनाई है पिंक कलर से, इनका मोलिकुलर वेट कम होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं लाइट चेन। और इनके बीच में होती है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो इनको अटैच करके रखती है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ऐसे करके। लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में भी है, और 2 हैवी चेन के बीच में भी यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लाइक दिस। ओके, तो इस टाइप से ये एक कंप्लीट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अमीनो एसिड में क्या होता है? एक टर्मिनल पे अमीनो ग्रुप होता है और दूसरे टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो मान लीजिए इस टर्मिनल पे अगर हम अमीनो ग्रुप बनाएं तो इसी चेन के दूसरे टर्मिनल पे हमें बनाना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH। ओके, सिमिलरली लाइट चेन पे भी एक साइड अगर अमीनो ग्रुप हम बनाते हैं, सो दूसरे एंड पे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक एंटीबॉडी कितने एंटीजेंस को पकड़ सकती है, तो आप क्या बताओगे? सो द आंसर इज कि जो 1 एंटीबॉडी है, इट कैन कैच 2 एंटीजेंस, इट कैन कैच 2 एंटीजेंस, और आई मस्ट से एपिटॉप्स। अब कई स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैथोजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है और एपिटॉप क्या होता है, या इनको एक ही समझ लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया लगा लीजिए, ठीक है। सो दिस इज अ पैथोजन। अब इस पैथोजन के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिनको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है। सो दीज आर एंटीजन्स, दीज आर व्हाट? एंटीजन्स।
एंटीबॉडी को हम नॉर्मली वाई शेप्ड बना देते हैं सिंपली ऐसे करके, लाइक दिस, ठीक है। तो जो एंटीजन है, अब एंटीबॉडी कभी भी, फॉर दिस इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कभी भी डायरेक्ट एंटीजन के ऊपर बाइंड नहीं होती है, बल्कि एंटीजन के ऊपर भी स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एपिटोप्स। मान लीजिए ये एक एंटीजन है ब्लू कलर वाला, इसके ऊपर ये कोई एक एपिटोप है, हियर इज अनदर एपिटोप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एंटीजन के ऊपर कितने एपिटोप बने हुए हैं, 2 एपिटोप यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे इस एंटीजन पे हम 2 एपिटोप दिखा देते हैं। सो दीज आर एपिटोप्स, और एपिटोप से अटैच होती है एंटीबॉडी। सो जब एंटीबॉडी यहाँ पे आएगी, सो इट विल अटैच लाइक दिस, ओके। दूसरे एंटीजन से मतलब कि दूसरे एपिटोप से कोई दूसरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, बिकॉज एंटीबॉडी जो होती है काफ़ी स्पेसिफिक होती है अपने फंक्शन में, वो एक ही तरह के एपिटोप के साथ में अटैच होगी, एक एंटीबॉडी जो होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पैथोजन के ऊपर होता है एंटीजन, और एंटीजन के ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिटोप, और उसी एपिटोप के साथ में एंटीबॉडी कनेक्ट होती है या उसके साथ में अटैचमेंट होती है उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंटीबॉडीज जो है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है अपने फंक्शन में, दीज आर वेरी स्पेसिफिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिसिटी, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसका मीनिंग समझाता हूं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। लेट मी टेक अ न्यू पेज नाउ। अलग अलग तरह के एंटीजन बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कोई एक एंटीजन है या कोई पैथोजन है, ओके। यहाँ पे कोई दूसरा राउंड से बना देते हैं ऐसे करके, ये कोई दूसरा एंटीजन है, और यहाँ पे बना लेते हैं लाइक दिस, ये कोई तीसरा एंटीजन है। अब यहाँ पे जब एंटीबॉडी, अगर मान लीजिए कोई भी एंटीबॉडी है, एनी एंटीबॉडी, जनरली हम इसको ऐसे बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई भी एंटीबॉडी XYZ, एनी एंटीबॉडी, अगर ये फर्स्ट वाले एंटीजन के साथ में अगर अटैच होती है तो ये सेकंड के साथ और थर्ड के साथ अटैच नहीं होगी, ठीक है। अगर ये सेकंड वाले के साथ अटैच हो रही है तो फर्स्ट और थर्ड के साथ में अटैच नहीं होगी। यानी कि एक एंटीबॉडी सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही पहचान सकती है। दैट इज़ द रीज़न एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, वेरी स्पेसिफिक। ये बोलते हैं कि हम अगर दोस्त बनाएंगे तो सिर्फ एक को ही बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे, इस टाइप से। ऑल राइट, अब मैं इसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। एंटीबॉडी का डायग्राम बना दिया है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें रह गई है, लाइक यहाँ पे हम डाइसल्फाइड बॉन्डिंग दिखा देते हैं, ओके। यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है लाइक दिस। अब इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले पोर्शन में देखते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो मैं ग्रीन कलर से जिसको हाईलाइट करता हूँ, इस पार्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। एज द नेम इंडिकेटिंग वेरिएबल, मतलब कि ये हर एंटीबॉडी के अंदर वेरी करेगा एंटीजन टू एंटीजन। अगर एंटीजन की शेप अलग है तो ये अलग तरह का हमें मिलेगा। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन, ओके। और क्योंकि ये नीचे वाली लाइट चेन में है, सो दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ओके। और जो ये ऊपर वाला है, दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन,
ऑफ हैवी चेन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं वी एच लाइक दिस। ठीक है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और नीचे वाले को हम लिखेंगे वी एल, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग एंटीजन के लिए जो ये वेरिएबल रीजन होगा, ये जो बीच वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग एमिनो एसिड यहाँ पे मिलेंगे, वेरी करता है ये अलग अलग एंटीजन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और एंटीजन जो होगा वो कहाँ पे बाइंड होता है? एंटीजन होता है इस पॉकेट के अंदर, यहाँ पे दिस इज एन एंटीजन, इस पॉकेट में ये यहाँ पे ग्रैब कर लिया जाता है, दिस इज एंटीजन। एक एंटीबॉडी जो है, मैंने बताया दो एंटीजन को ग्रैब कर सकती है, तो एक एंटीजन यहाँ पे पकड़ लिया और दूसरे एंटीजन को ये यहाँ पे पकड़ लेगी लाइक दिस। ओके, अब ये तो हो गया इसका वेरिएबल रीजन। बाकी जितना पोर्शन बच गया, अच्छा वेरिएबल रीजन ऐसा नहीं है एक ही तरफ है, वेरिएबल रीजन दोनों तरफ है, लाइक इधर भी है। सो ये हमारा इधर भी बना लेते हैं थोड़ा सा और, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट, तो दोनों तरफ हमारा वेरिएबल रीजन बन चुका है। अब बाकी का जितना भी पोर्शन बचता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना भी पार्ट है, चाहे वो लाइट चेन का हो चाहे वो हैवी चेन का हो, कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है हर एक एंटीबॉडी के अंदर, चाहे एंटीजन कोई भी आए। ठीक है, अब इस कांस्टेंट रीजन के अंदर भी हमने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जैसे कि ये लाइट चेन का जो कांस्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अगर मैं इसको किसी कलर से हाईलाइट करके बताऊं आपको, तो शायद आप अच्छे से, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इसको हम बोलते हैं दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इधर ये कांस्टेंट रीजन किसका है? हैवी चेन का, तो दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, CH हम इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे 3 या 4 कांस्टेंट रीजन आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये एक कांस्टेंट रीजन है, तो इसको बोलेंगे CH1, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन फर्स्ट। अब यहाँ से और यहाँ तक का मान लीजिए ये दूसरा कांस्टेंट रीजन है, इसको बोलेंगे CH2। यहाँ से यहाँ तक फिर लाइक दिस CH3, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 3, एंड दिस इज CH4। ओके, तो 3 और 4 कांस्टेंट रीजन हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी एंटीबॉडी के अंदर 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं और कौन सी के अंदर 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं, आगे चल के बात करेंगे थोड़ा सा। अब आपको नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएबल रीजन हर एक एंटीबॉडी के लिए अलग अलग मिलेगा, तो मैं आपको वो नेक्स्ट चीज़ ये डायग्राम में बताता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है ये कैसे अलग अलग मिलता है हमें अलग अलग एंटीबॉडी के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 तरह के हम एंटीजन बना लेते हैं। एक एंटीजन हमारा ये है जो स्क्वायर शेप में है, एक एंटीजन है फॉर एग्जांपल राउंड शेप में लाइक दिस, एंड थर्ड वन इज फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ओके, सो देयर आर 3 एंटीजन, दिस इज एंटीजन नंबर 1, दिस इज एंटीजन नंबर 2, एंड हियर इज एंटीजन नंबर 3। तो वेरिएबल रीजन कैसे वेरी करेगा? अगर मैं यहाँ पे एक एंटीबॉडी बना के बताऊँ तो आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए, इस एंटीजन फर्स्ट को कौन सी एंटीबॉडी ग्रैब कर पाएगी? जिसका वेरिएबल रीजन इसी से मिलता जुलता होगा, यानी कि इस तरह का होगा लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, तो ये अब मैंने सिर्फ वेरिएबल पार्ट बनाया है और ये ज़्यादा लंबी चेन बना दी है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये अब ठीक है। ओके, एंड हियर इज द नेक्स्ट चेन।
लाइक दिस। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ड्राइंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉकेट है ये इसी के शेप से मिलता जुलता है, तो ईजिली यहाँ पे ये जो एंटीजन है वो बाइंड कर सकता है, बट सेकंड वाला और थर्ड वाला यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पे ये स्क्वायर वाला ईजिली जो एंटीजन है वो बाइंड कर जाएगा। सो ठीक है, अब ये एंटीजन यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, इसके लिए ऐसी एंटीबॉडी चाहिए जिसका वेरिएबल रीजन ऐसा हो जो राउंड राउंड टाइप का सा हो, जो इसको ग्रैब कर सके। तो इसके लिए अगर हम एक एंटीबॉडी बनाएंगे तो वो कैसी दिखेगी, इट विल अपीयर लाइक दिस। लाइक दिस। अब ये राउंड वाला ही एंटीजन यहाँ पे बाइंड हो सकता है, ये राउंड वाला ना तो फर्स्ट वाली इस एंटीबॉडी में बिल्कुल बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल रीजन है वो उस दूसरे एंटीजन की शेप के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे यही वाला जो एंटीजन है वो बाइंड कर सकता है। और सिमिलरली ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए अब ये एंटीजन नंबर जो 3 है ना फर्स्ट वाली एंटीबॉडी में बाइंड कर सकता है ना सेकंड वाली एंटीबॉडी में बाइंड कर सकता है। इसके लिए जो एंटीबॉडी होगी उसका जो वेरिएबल रीजन होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि लाइक दिस, लाइक दिस। अरे कितना गंदा डायग्राम बन रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत गंदे डायग्राम बन रहे हैं बच्चों, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइंड कर सकता है ऐसे करके, लाइक दिस। सो कुल मिला के मुझे आपको बस ये बताना था कि इतना सब जो पार्ट है, बाकी सारा पार्ट सेम रहता है, लेकिन ये इतना पार्ट किसी भी एंटीबॉडी का हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, दिस वेरिएबल पार्ट इज़ डिफरेंट इन एंटीबॉडी फॉर डिफरेंट एंटीजन्स। अब बात करते हैं कांस्टेंट रीजन्स के बारे में। तो कांस्टेंट रीजन कितने हो सकते हैं? देखिए 5 तरह की एंटीबॉडी होती है बच्चों। मैंने क्या बोला, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। एक नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूँ आपको। देयर आर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़। कौन कौन से 5 टाइप होते हैं, इनको याद रखने के लिए आप याद रखोगे गेम्ड, GAMED, गेम्ड। गेम्ड से आप इसको इजीली याद रख सकते हो। ये 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है, लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, and similarly IgM, IgE and IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन D। तो ये 5 एंटीबॉडीज़ होती है स्टूडेंट्स। इन 5 में से जो IgM और IgE है, ये दो, इन दोनों के पास में 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं। दे बोथ हैव 4 कांस्टेंट रीजन्स। दैट मीन्स जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था, इनके पास क्या क्या होगा, CH1 एंड CH2, CH3 एंड CH4। ओके, CH4। बट बाकी जितनी भी है IgG, A एंड IgD, बाकियों के पास सिर्फ 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं। सो अदर्स हैव 3 कांस्टेंट रीजन। ओके, अगर मैं आपको इस चीज़ का डायग्राम बना के दिखाऊं तो डायग्राम अच्छे तो नहीं बन रहे हैं, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स। अब देखिए यहाँ पे अगर सबसे ऊपर वाला पार्ट तो वेरिएबल पार्ट होता है, उसको तो छोड़ दीजिए। ठीक है, हमें सिर्फ कांस्टेंट रीजन की बात करनी है। दिस इज़ वेरिएबल रीजन। अब इसके बाद में कांस्टेंट रीजन में मान लीजिए इतना सा पार्ट, ये दिस इज़ कॉल्ड CH1, उसके बाद में ये हो जाएगा CH2, देन दिस इज़ CH3 एंड दिस वन इज़ CH4।
तो ये 4 कांस्टेंट रीजन है और 1 वेरिएबल रीजन। ओके, लाइट चेन के अंदर तो अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे लाइट चेन भी बनाऊं, तो आपको पता है सिर्फ एक ही कांस्टेंट रीजन होता है, ऊपर वाला वेरिएबल रीजन होता है, दिस इज वेरिएबल रीजन एंड दिस इज कांस्टेंट रीजन। दोनों तरफ होता है, मैंने दूसरी तरफ नहीं बनाया, आप समझ लीजिए इस चीज़ को, इधर भी है लाइक दिस। ओके, तो ये एक बेसिक सी बात हुई स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम एंटीबॉडी की एक रिएक्शन करवाएं, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं साफ साफ, अगर हम किसी एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाएं एंजाइम के साथ में, और एंजाइम लेना है हमें पपाइन, दैट इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पपाइन। ओके, तो ये जो एंजाइम है पपाइन एंटीबॉडी को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 2 FB और यू कैन से FAB रीजन, और एक बनेगा FC रीजन। इस टाइप से इसको ब्रेक डाउन कर देगा। आई एम श्योर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आपको। मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एंटीबॉडी को लिया, हमने एक सिंपल एंटीबॉडी बनाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अब के बार नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक एंटीबॉडी को लिया लाइक दिस, these are disulfide bondings। ओके, दिस इज एन एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का जो ये पार्ट होता है हियर, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं, जो ये जॉइंट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हिंज रीजन। हिंज रीजन एक तरह का बीच में क्रॉस कनेक्शन है ये, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर पपाइन एंजाइम डालेंगे, एंड बिफोर पपाइन हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने कोई एंटीजन डाल दिया है इसके अंदर, और एंटीजन आपको पता है कहाँ पे बाइंड होगा, यहाँ पे एंटीजन आकर के बाइंड होगा, दिस इज एंटीजन। अब हमने जब पपाइन एंजाइम डाला इस एंटीबॉडी पे, तो इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा और ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगी आपको, दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट लाइक दिस, इस टाइप से ये दिखेगी। एंड हियर आर एंटीजन्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 पार्ट हैं, आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर एंटीजन अटैच है, इसको हम बोलते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, 2 हैं, सो दीज आर 2। ओके, FAB, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड। FAB का मतलब है फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, और सिंपली यू कैन से फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ऐसा फ्रेगमेंट जो एंटीजन के साथ में, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ऐसा फ्रेगमेंट जो एंटीजन के साथ बाइंड हो रहा है। ओके, तो ये 2 फ्रेगमेंट है जो एंटीजन के साथ बाइंड हो रहे हैं। अब बचा ये नीचे वाला, जब एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये मान लीजिए कोई एक अगर मैं ट्यूब लूँ, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर ये रिएक्शन हमने करवाई, तो ये आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। मतलब कि एज अ क्रिस्टल ये नीचे सेटल डाउन हो गया बॉटम के अंदर, तो क्रिस्टल की फॉर्म में ये सेटल डाउन हो गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं FC रीजन, वी कॉल इट FC रीजन। FC का मतलब क्या हुआ, अब फ्रेगमेंट एज क्रिस्टल्स, फ्रेगमेंट एज क्रिस्टल्स, ठीक है। तो कुल मिला के जब हमने एक एंटीबॉडी को पपाइन के साथ रिएक्ट करवाया, तो वो 2 FAB रीजन में टूट गई और 1 FC रीजन में ये ब्रेकडाउन हो गया। FC रीजन जो है वो बॉटम में प्रेसिपिटेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ गया है वो, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट एज क्रिस्टल्स, FC पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि ये एंटीबॉडी का FAB पार्ट है और ये वाला एंटीबॉडी का यहाँ से ये वाला, दिस इज FC रीजन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस FC रीजन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। FAB का तो सिंपल फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, एंटीजन को अटैच करता है यहाँ पे, बट FC रीजन क्या करता है, ये चीज़ अब हमें समझनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक अ सिंपल
antibody here. Okay, now this part is called FC part. Now what is the function of this FC part? C से एक तो अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एंड आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एंड आपको मिलेगा, COOH या COO माइनस, आप ऐसे करके भी इसको डिनोट कर सकते हो। तो C से हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? एक तो हम ध्यान रख सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। दूसरा, बॉटम में एज ए क्रिस्टल सेटल डाउन हो गया था, इसलिए हम ये ध्यान रख सकते हैं कि सी से क्रिस्टलिन पार्ट है। तीसरी बात, सी से हम ये ध्यान रख सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। एफसी पोर्शन क्या करता है? हमारे लीवर से जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिक्रेट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक्टिवेट करता है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में हेल्प करता है। ओके अब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में भी कौन सा पार्ट हेल्प करेगा? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में सिर्फ CH2 यानी कि कांस्टेंट जो सेकंड वाला पार्ट है हैवी चेन का, सेकंड रीज़न है। मान लीजिए लास्ट में भी मैंने आपको समझाया ये। तो यहाँ पे तो हमारा CH1 होता है और ये वाला जो पार्ट होता है दिस वन पार्ट, this one part is CH2, the pending is CH3 और it could be CH4। ठीक है, तो ये जो CH2 है इसका काम होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का। तो ये तीन फंक्शन तो आप FC के C से ही ध्यान रख लोगे कि ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है, क्रिस्टलिन पार्ट है एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स दो और फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ठीक है, फोर्थ फंक्शन FC रीजन का क्या होता है कि ये मस्ट सेल को सेंसिटाइज करता है। इट हेल्प इन मस्ट सेल सेंसिटाइजेशन। कौन सी एंटीबॉडी? IgE के केस में। ठीक है, तो मान लीजिए एक मस्ट सेल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मस्ट सेल। अब मस्ट सेल के ऊपर IgE जा करके चिपक जाएगी। सो हियर इज IgE, so these are IgE, ऊपर ये चिपक गई है। अब जैसे ही इनके ऊपर कोई एंटीजन आकर के बाइंड होता है, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग जब होती है, क्रॉस ब्रिज जब फॉर्मेशन होता है, तो मस्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगी, डीग्रेनुलेशन होगा और एलर्जिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हुई है। अगर आपको मस्ट सेल सेंसिटाइजेशन को ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरी एक वीडियो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में मेरी प्लेलिस्ट है इम्यूनोलॉजी के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, मस्ट सेल के ऊपर ये कौन सा पार्ट चिपका है? FC पार्ट चिपका है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि FC पोर्शन यहाँ पे अटैच है मस्ट सेल के ऊपर। दैट मीन्स FC पोर्शन, दिस FC पोर्शन इज एक्टिवेटिंग और यू कैन से सेंसिटाइजिंग द मस्ट सेल। फोर्थ फंक्शन देखिए आप, यही FC पोर्शन जो है ये जो प्लेसेंटा को क्रॉस करने में हेल्प करता है। हेल्प टू क्रॉस प्लेसेंटा। हमारी बॉडी में, या यू कैन से जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी बॉडी के अंदर जो IgG एंटीबॉडी है, केवल वही प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो ये IgG एंटीबॉडी क्या करेगी? प्लेसेंटल सेल के ऊपर चिपक जाती है। मान लीजिए ये एक प्लेसेंटल सेल है, दिस इज अ प्लेसेंटल सेल। IgG इसके ऊपर चिपक जाएगी और IgG का कौन सा पोर्शन चिपकेगा? ऑब्वियसली FC पोर्शन, दिस इज FC पोर्शन। और इसके बाद में ये कहाँ पे जाएगी? प्लेसेंटल सेल के साथ में ये जाएगी जो बेबी है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो बेबी है उसकी बॉडी में, ताकि उसकी बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। ओके, सो
आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।